थी। फिर घर पे आके मेरी दोनों बहनें आईटी वाली हैं, तो उनकी कॉल्स चल रही होती थी और घर में हर जगह से आवाज़ आ रही होती थी। मुझे मॉक लगाना होता था, तो 2 घंटे का मॉक होता था मैथ्स का। इंग्लिश का तो मैं जैसे-तैसे लगा लेती थी। तो मैथ्स के मॉक के लिए मैं छत पे जाती थी। उस टाइम धूप बहुत होती थी, तो मैं धूप में बैठ के मॉक लगाती थी मैथ्स का, कि मुझे शांति चाहिए और वो शांति मुझे घर पे तो नहीं मिलने वाली। आप सभी का रैमो विद टॉपर शो में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मेरे साथ हैं अंकिता सारस्वत, जिनकी एसएससी सीजीएल 2022 में ऑल इंडिया रैंक 332 है। इन्होंने क्या पोस्ट ऑप्ट करी है, कैसे इन्होंने तैयारी करी, कैसे इतनी शानदार रैंक इन्होंने हासिल करी है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस इंटरव्यू में मिलेगी। इस इंटरव्यू को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि रैंक इम्प्रूवमेंट कैसे होते हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, आपको वो वाली ग्रेड पे नहीं मिली जो आपको चाहिए थी, बट फिर भी पढ़ाई को कंसिस्टेंट रखना, ताकि अल्टीमेटली जो आपकी डिज़ायर्ड ग्रेड पे की पोस्ट है वो आपको मिले। तो चलिए अंकिता से मुलाकात करते हैं और उनकी पूरी जर्नी और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड। अंकिता, आपका बहुत बहुत स्वागत है रैमो विद टॉपर शो में। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी हियर। अंकिता, सबसे पहले आप ये बताइए कि जो आपकी रैंक है 332, इस पे आपने कौन सी पोस्ट ऑप्ट करी? सर मैंने एएसओ ऑप्ट किया है, सीएसएस कैडर। सीएसएस कैडर। तो आपकी फर्स्ट 3 चॉइसेस क्या थी? सर माय फर्स्ट चॉइस वाज इलेक्शन कमीशन, देन एमईए एंड थर्ड वाज सीएसएस। थर्ड वाज सीएसएस। ओके, ठीक है। सो सीएसएस के ऑप्ट करने का मेन रीज़न क्या है? सर लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग होती है, प्लस मेन जो मिनिस्ट्रीज़ हैं आप उसमें आपका रोटेशन होता है, तो इसलिए मैंने सीएसएस ऑप्ट किया। आई थिंक सीएसएस ऑप्ट करने का यही 2 मेजर रीजंस भी हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल विल से कि एक तो मिनिस्ट्रीज बदलने का मौका है, एक्सपोजर मिलता है। एक्सपोजर है, एंड दिल्ली पोस्टिंग, मतलब आप आराम से यहाँ घर बना सकते हो अपना, ट्रांसफ़र की टेंशन नहीं है, और एक अच्छा मंडे टू फ्राइडे ऑफिस। हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, गुड। इसके पहले ये सीजीएल में आपने कितनी बार और एग्ज़ाम दिया है और कहाँ कहाँ सिलेक्शन हुआ, क्या रैंक आई, थोड़ा बताइए। सर 2018 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और उसमें मैं डीवी तक पहुंची थी। फिर 2019 मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, उसमें मेरी रैंक 1636 थी एंड मैंने अकाउंटेंट सीजीएच ऑप्ट किया था। फिर 2020 में मैंने आईसीजी असिस्टेंट चूज़ किया, 591 रैंक थी मेरी। देन 21 मेरा मिस हो गया था एग्ज़ाम, 22 में आई ऑप्टेड फॉर सीएसएस। तो ये जो पहले आपकी रैंक्स थी, उसमें मुझे लगता है कि आपको सीएसएस नहीं मिलता क्या? सर नहीं, सीएसएस नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मिला था, राइट? तो इसलिए आपको बार-बार एग्ज़ाम देना पड़ रहा था कि आपको सीएसएस चाहिए। बट रैंक्स आपकी अच्छी थी, वैकेंसीज़ कम थी उस साल। वैकेंसीज कम थी। ओके, तो सीएसएस पहले क्लोज़ हो रहा था, राइट? कि जैसे मुझे लगता है कि कई बार 500 समथिंग रैंक पे भी सीएसएस मिलता है अगर वैकेंसी अच्छी खासी हो। आपको नहीं मिल पाया हाँ था, जी सर। राइट? तो ये एक तरह से ये आपका चौथा अटेम्प्ट हुआ हाँ जी। एसएससी में, और आपका ये तीसरी बार सिलेक्शन, हाँ राइट? जी। थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए अंकिता जी कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कहाँ से हो आप, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सर मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से हुई है और मैं दिल्ली से ही हूँ। बाकी मेरी जो ग्रेजुएशन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। बॉटनी ऑनर्स किया था मैंने। तो बॉटनी ऑनर्स यानी डॉक्टर, हाँ जी है ना? सर। तो उसकी प्रिपरेशन वगैरह भी आपने करी? हाँ जी सर, मैंने प्रिपेयर किया था एंड प्लस मैंने 1 साल का ड्रॉप भी किया था तैयारी के लिए। कोटा में? नहीं सर, दिल्ली में। तो दिल्ली में कोचिंग करी थी आपने? हाँ जी। फिर आपने डिसाइड किया कि आप ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन करोगे? नहीं सर, मेरा सिलेक्शन हुआ था, एमपीपीएमटी क्लियर हो गया था मेरा। उसमें सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा था, ऑल्दो वहाँ पे फ़ीस कुछ ज़्यादा थी, 4 लाख समथिंग थी, तो ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स मैंने वो ज्वाइन नहीं किया। मलाल है आपको कि डॉक्टर बन जाते तो? कभी कभार होता है। मैं जब भी डॉक्टर के यहाँ जाता हूँ तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर होना बहुत सही चीज़ है, बहुत ही नोबल प्रोफेशन है ना? एक तो आप काम अच्छा कर रहे हो और फाइनेंशियली भी अगर एक अच्छा डॉक्टर जो है ना, वो अच्छे खासे पैसे भी कमाता है, और एक वो सेटिस्फैक्शन है कि लोगों की जान बचा रहे हैं, लोगों को हेल्दी बना रहे हैं, तो वो बहुत बढ़िया। एक सवाल मेरा और है अभी आपसे कि एसएससी की तरफ झुकाव कैसे हुआ आपका? सर आई फील कि ये जो है बहुत डूएबल है। जैसे यूपीएससी जो होता है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है, बट अगर आप एसएससी के लिए प्रिपेयर करते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दी अटेम्प्ट्स। आप मतलब क्लियर कर ही लोगे आप कभी ना कभी। लगे रहोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो निकल ही जाता है एग्ज़ाम। अच्छा, आपका सपना सरकारी नौकरी, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। अगर आप एसएससी 2024 में एक सरकारी नौकरी पाने का सपना देखते हैं
तो आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आप सिलेक्शन बाई चॉइस लें, बाई चांस नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसी तैयारी संभव है जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आ गए हैं अर्जुना फाउंडेशन बैचेस और लक्ष्य मेंस बैचेस। ये बैचेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं और आप इनको प्लस सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करके भी अवेल कर सकते हैं, या फिर आप इनको इंडिविजुअली भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप डिस्काउंट कोड एग्जामो यूज़ करते हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट भी मिलेगा। तो देर किस बात की है, अपने सपने को साकार करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करिए और आज ही इन बैचेस को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। जब आपने एसएससी की तैयारी शुरू करी होगी तो मैथ्स उस समय वो 200 नंबर मेंस में आता था, मैथ्स कैसी थी आपकी? मतलब सर मेरे 2018 जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, तब मेरे 104 नंबर आए थे बस। अच्छा, टियर 2 में? हाँ, फिर उसके बाद आपका बैच जॉइन किया था 2019 में। उसके बाद मेरे 163 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, और उस टाइम मुझे कोविड भी था जब मैं अपना अच्छा। अटेम्प्ट देने गई थी। तो मुझे फीवर था, मैंने 2 पीसीएम खाई थी, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो मतलब आपका जो कोर्स लिया था उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ, ट्रिक्स एंड सब कुछ, मतलब जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे मैथ्स अच्छा, एक में। सवाल और है कि अभी फिर से जैसे आपने ग्रेजुएशन में बॉटनी ऑनर्स किया हुआ है, तो 12th में आपकी मैथ्स नहीं थी? 12th में मैथ्स नहीं थी। 10th तक मैथ्स थी? 10th तक मैथ्स थी। ओके ओके। तो क्या ये ट्रांजिशन थोड़ा मुश्किल था आपके लिए? वैसे मैथ्स तो 10th तक ही आती है, बट स्टिल मुझे लगता है जो 12th में मैथ्स पढ़ते हैं ना, वो थोड़ा सा उनका मैथ्स का फियर नहीं रहता, बिकॉज अगर 12th तक आप मैथ्स पढ़ लो, भले ही 12th वाली मैथ नहीं आती है एसएससी में, बट अगर आपने 12th तक मैथ पढ़ी है देन यू आर मोर कंफर्टेबल विद मैथ्स, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो वो क्या प्रॉब्लम थी, इस वजह से मार्क्स आपके कम थे? क्या दिक्कत थी आपको? सर काफ़ी प्रॉब्लम थी मैथ्स में, मेरे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे। 10th तक हमारे टाइम पर SA1 SA2 होता था, तो हाफ सिलेबस आता था। तो एडवांस मैथ्स तो मेरी बहुत ही ख़राब थी, बट फिर ग्रेजुअली मार्क्स इंप्रूव होते गए, अपने कंसेप्ट्स मैंने क्लियर करे। फिर मैं ट्रिक्स पे आई कि कैसे ये क्वेश्चन आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एसएससी में आपको मतलब टाइम कंस्ट्रेंट रहता है कि आपको जल्दी क्वेश्चंस करने हैं। तो वो फिर बाद में मैं ट्रिक्स पे आई। पहले मैंने बेसिक्स क्लियर करे, जिसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैंने शॉर्टकट्स देखे। कितने टोटल मार्क्स आपके आए इस बार? इस बार मेरे 330 रॉ स्कोर है। 330 में इंडिविजुअल स्कोर आप बता सकते हो? मेरा मैथ्स में 86 थे, रीजनिंग में 75 एंड इंग्लिश में 131 एंड जीएस में 40। इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही नंबर नहीं आपने? 135 में 131? सर एक क्वेश्चन गलत हो गया था मेरा। अच्छा, बाकी सारे सही थे। ऑल करेक्ट, मतलब हाईएस्ट एक्यूरेसी, वेरी गुड। तो अभी इंडिविजुअल सेक्शनल स्ट्रैटेजी पे भी मैं आपसे बात करूँगा, और आपका जो प्रिपरेशन का मोड पूरा था, ये कंप्लीट ऑनलाइन था या कुछ इसमें आपने ऑफलाइन में भी कुछ किया था? सर ऑफलाइन मैंने सैटेलाइट क्लास ली थी राकेश यादव सर की, उससे मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे। फिर उसके बाद मैंने अपना ऑनलाइन ही सारा प्रिपरेशन किया है, जो मेरे टॉपिक्स वीक थे वो मैंने ऑनलाइन ही क्लियर करे थे। ओके, और ऑनलाइन में फिर आपने एक बैच हमारा ज्वाइन किया था मैथ्स का, ठीक है। अब आते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्ट्रैटेजी पे, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। मैथ्स की स्ट्रैटेजी की अगर बात करें, क्योंकि आपने दोनों फेज देखा हुआ है, जब मैथ बहुत बड़ा वेटेज रखता था और जब सिलेबस चेंज हुआ। सिलेबस चेंज पे आपका रिएक्शन क्या था, अच्छा या बुरा? सर स्टार्टिंग में तो लगा कि ख़राब हो गया ये, फिर बाद में समझ में आया कि नहीं ठीक है, ये वाला ज़्यादा डूएबल है, मतलब मेरे को ये ज़्यादा सूट करेगा, तो आई बिकेम कंफर्टेबल विद इट। बैलेंस था, मतलब हाँ। 4 सेक्शन होने से, प्रीलिम्स क्वालिफाइंग करने से मुझे भी ये पैटर्न पसंद आया कि इट्स अ गुड पैटर्न। अब इंडिविजुअली बात करते हैं, आपकी प्रिपरेशन लंबी रही है, सो पहले बात करते हैं कि आपकी पूरी जो प्रिपरेशन है, जैसे एक सेक्शन की बात करता हूँ मैथ्स आपकी पूरी तरह से जो तैयारी हुई, बाद में तो मुझे पता है कि आप अच्छी रैंक बीच में ला चुके हैं, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स बिकम्स मोर रिवीजन अटेम्प्ट्स, है ना, कि आप रिवाइज करो और अच्छे से आप दे दो। बट एक जो पहली बार का जो टसल होता है कि इसको कोर्स ख़त्म करना है, प्रैक्टिस करना है, वो जो फेज़ है उसमें जैसे मैथ्स की बात करता हूँ, तो कंप्लीट मैथ्स आपने कैसे किया और इंश्योर किया कि आपके बहुत बढ़िया स्कोर मैथ्स में भी आए? सर पहले तो राकेश यादव सर के जो मैंने टॉपिक वाइज अपने चैप्टर्स कंप्लीट करे, फिर मैंने किरण पब्लिकेशन से वो टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते थे, तो वो इतनी मोटी बुक आती थी पहले, तो वो वाली कंप्लीट करी थी बुक, वो मैंने आई गेस 3-4 बार लगाई थी। फिर उसके बाद जब कंसेप्ट्स क्लियर हो गए, तो 2019 का जब एग्ज़ाम था, कोविड के दौरान आपका मीन्स का बैच आया था, तो उसके मैंने सारे विद क्वेश्चंस में सोल्यूशन भी लिखती थी, प्लस जो आप ट्रिक्स बताते थे कि अच्छा इसमें ये ऐसे होगा, तो मैं वो भी लिख लेती थी हिंदी में कि अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होना है। तो वो मैं एक बार मैंने अपने नोट्स बना लिए सारे, फिर मैंने बार बार उसी से रिवीजन किया।
और जैसे कोई क्वेश्चन आता था मॉक में, वो मुझे नहीं आता तो मैं अपनी कॉपी पे लिख लेती थी। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लिए पीडीएफ, एंड उसी में 5-6 बार मैंने वही सेम क्वेश्चंस लगाए हैं। मतलब मेरा जो मेन फोकस था वो पीवाईक्यू पे ही रहा था। सो जो कंटेंट टीचर से मिला वो बैच का कंटेंट, प्रैक्टिस शीट्स, क्लास शीट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? तो इससे आपकी पूरी मैथ्स की प्रिपरेशन हो गई। अच्छा, अब आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश की तैयारी का आपने कैसे करी, क्या सोर्सेज आपने यूज़ किए? सर मैंने कॉलेज टाइम से ही, मतलब मुझे पढ़ने का शौक था, तो वर्ड पार मेडीज ही आती थी। लाल तो किताब। हाँ, तो मैं मेट्रो में जाते हुए देख लेती थी। फिर बाद में मैंने वो बुक भी करी। एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है प्रीवियस ईयर की, तो वो बुक मैंने बहुत बार करी है वो बुक। और जो भी क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे वो मैं कॉपी में नोट डाउन कर लेती थी विद मीनिंग, ताकि मुझे मतलब कोई वर्ड है तो उसके साथ कोई कौन सा प्रपोजिशन यूज़ होना है वो मुझे पता चल जाता था। और मैंने बाकी नीतू सिंह की बुक है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। और मैंने कोचिंग ली थी इंग्लिश की, और वहाँ से मेरा सारे मतलब मेरे बेसिक्स क्लियर हो गए थे वहाँ से। इंग्लिश कोचिंग किससे पढ़ी थी आपने? मैं संतोष तिवारी सर थे, उनसे मैंने इंग्लिश की प्रिपरेशन करी थी, मतलब अपनी ग्रामर वहाँ से कंप्लीट करा था। ओके। वोकैबलरी में थोड़ा सा आते हैं कि वोकैबलरी को एसएससी पर्सपेक्टिव से तैयार करने के लिए क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर जो वोकैबलरीज आई हैं उनको ही तैयार करने से काम चल जाएगा, या फिर कुछ नई वोकैबलरी भी तैयार करो, आपकी नया शब्द आ जाएगा, तो वो कैसे आप तैयार रखोगे? सर आई फील 80 to 90% प्रीवियस ईयर ही आता है। बाकी जो 10% आता है उसके लिए आप थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, या फिर कोई जैसे इंग्लिश सीरीज़ हो गई। मेरे को ज़्यादा थोड़ा शौक है, मैं इंग्लिश सीरीज़ देखती रहती हूँ, तो मैं वो बीच में पॉज करके वो मीनिंग सर्च करती हूँ कि इसका, फिर उसका यूजेज देखती हूँ। तो ऐसे करके मेरे थोड़े वर्ड्स का मतलब जो मेरा वोकैबलरी था वो थोड़ा ब्रॉड हो गया। नेटफ्लिक्स ने कंप्लेन नहीं किया आपको कि वेब सीरीज के बीच में रोक के आप वोकैबलरी के वर्ड देख रहे हो? ठीक है, राइट, बट इट इज़ गुड आइडिया। आई थिंक ये भी इंग्लिश इंप्रूव करने का एक अच्छा तरीका है कि जो फॉर्मेट आप इंजॉय कर रहे हो उस फॉर्मेट को आप यूज़ करके भी अपनी इंग्लिश एक्टिव, अगर आपके दिमाग में है कि आपको ये वर्ड की मीनिंग चाहिए। मेरे को एक मेरा फ्रेंड याद है, हम लोग कॉलेज में थे जब, तो उसको हम लोग बोलते थे कि भाई ये तो डिक्शनरी है। उसको कोई भी वर्ड आप पूछ लो, ही नोज द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। क्या उसका तरीका था तैयार करने का? सिंपल, कि कभी भी अगर कोई वर्ड में इनकाउंटर करूँगा, एनीवेयर, डजंट मैटर वो कहाँ है, वो रोड पे चल रहा है, वो कहीं बस में जा रहा है, वो ट्रेन में जा रहा है, किसी ने उसके कान में कोई शब्द पड़ गया, टीवी में देख लिया, रेडियो पे सुना, अगर किसी शब्द की मीनिंग नहीं पता है देन उसको वो शब्द की मीनिंग जितना जल्दी हो सकता है पता करना है। उस टाइम पे ऐसा नहीं रहता कि फ़ोन में सर्च कर लो, तो ही यूज्ड टू कैरी अ डिक्शनरी, तो डिक्शनरी से देख लिया। तो वो जो प्रोसेस था उसका कि कोई भी नया वर्ड अगर है तो मुझे उसकी मीनिंग जाननी है, ये क्यूरोसिटी ने उसकी वोकैबलरी इतनी स्ट्रांग कर दी। तो आई थिंक प्रिपरेशन में ये सब चीज़ें करना ठीक है। जो आपने अभी बोला इससे मैं एग्री करता हूँ कि आप इंटरटेनमेंट भी कर रहे हो, तो अगर थोड़ा सा अपनी तैयारी को भी साथ में लेके चलो तो ये चीज़ें इम्प्रूव होंगी। गुड। नोट्स बनाए थे आपने वोकैबलरी के प्रॉपर? हाँ, मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए थे। प्लस जैसे कोई भी मुझे नया रूल मिला ग्रामर का तो मैं ऊपर लिख लेती थी, एंड स्पेलिंग्स भी मैं ऐसे एनसर्कल करती थी कि अच्छा ये इसकी करेक्ट स्पेलिंग है एंड ये वाली इसकी रॉन्ग स्पेलिंग है। तो मैं पूरा एनसर्कल करके मतलब प्रॉपर बनाए थे मैंने इंग्लिश के नोट्स। सो आपके जो नोट्स थे, मतलब वोकैबलरी के लिए क्या कोई सेपरेट नोटबुक थी, ग्रामर की सेपरेट थी, या फिर किस तरह से आपने नोट्स बनाए थे इंग्लिश के? सर मेरी वोकैबलरी एंड स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, मतलब जो कुछ नए रूल्स थे वो उसकी सेपरेट कॉपी थी, एंड ग्रामर जो बेसिक होते हैं ग्रामर की वो उसकी अलग नोटबुक थी। तो टोटल कितनी नोटबुक्स हो गई? सर मेरी 4 नोटबुक्स थी इंग्लिश की। इंग्लिश की। और इनका फ्रीक्वेंट रिवीजन करते थे? हाँ सर, मैंने नंबरिंग कर रखी थी पेजेस पे 1 2 3 4, तो मैंने 5 पेजेस आज करे, फिर नेक्स्ट डे मैं उन 5 पेजेस को रिवाइज करती थी और अगले 5 पेजेस करती थी। ओके, सो डेली आप 5 पेजेस हाँ, उस कॉपी की रिवाइज करते थे, हर कॉपी के या किसी एक पर्टिकुलर? एक सिंगल कॉपी पकड़ के। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज़ और बताना कि आप जैसे वर्ड्स को आप लिख रहे हो, मतलब वोकैबलरी में रिटेंशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, निमोनिक्स एंड आपका क्या वो तरीका था? बट हर कोई हर मेथड, हर किसी के अपने डिफरेंट मेथड्स हैं। आपका रिटेंशन मेथड क्या था वोकैबलरी को? सर मैं वर्ड का मतलब मीनिंग लिखा, प्लस फिर सेंटेंस लिखती थी। तो मैं वो सेंटेंस बहुत बार, मतलब जब पढ़ती थी तो बहुत बार वो सेंटेंस भी ऑब्वियसली रिवाइज करती थी, तो मेरे ब्रेन में बैठ जाता था कि अच्छा ये सेंटेंस, ये वर्ड है
और इसका यूजेज ये है, तो मैं यूजेज के थ्रू उसका मीनिंग याद करती थी। क्या वर्ड के साथ उसके सिनोनिम्स वगैरह भी आप हाँ याद करते थे? हाँ, साथ और वो में कॉपी लिखे में थे, नोट करते थे आप? कॉपी में नोट था। तो आप वोकैबुलरी में कितने वर्ड आपने अपनी कॉपी में लिखे होंगे लगभग, सर 1500 तो होंगे। है ना? वो जो वर्ड्स जो ऐसे हैं जो आप भूल सकते हो सर for सारे revision? वर्ड्स, अच्छा, सारे वर्ड्स। वो लिख रखे थे आपने हाँ। अच्छे से, जो एसएससी में मोस्ट आस्क्ड वर्ड्स हुए, राइट? सब पीवाई मतलब प्रीवियस ईयर वाले। प्रीवियस ईयर हाँ बेस्ड, ठीक है। ग्रामर के कितने रूल्स आपने लिखे थे ऐसे? सर ग्रामर के रूल्स नहीं लिखे थे, नॉर्मल मतलब जो भी सर ने क्लास में कराया था उसके नोट्स बना लिए थे, प्लस नीतू सिंह मैम की बुक आती है उससे सिर्फ क्वेश्चंस मैंने करे थे। ठीक है। और ये जो बाकी एरियाज हैं, जैसे आपका क्लोज टेस्ट आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, इस बार तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की इम्पोर्टेंस भी बढ़ गई है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया था? सर न्यूज़पेपर रीड करती थी मैं, 30 मिनट्स ही करती थी, छोटा सा ही पढ़ती थी बस एक आर्टिकल, बट उसे समझती थी कि क्या है उसमें, प्लस जो कोई वर्ड आता था उसको अंडरलाइन करके वो कॉपी में लिखती थी, उसका यूजेज देखती थी, तो उससे मुझे हेल्प करता था। जैसे प्रिपोजिशन में हेल्प कर जाता था कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रिपोजिशन आना है, तो वो मुझे काफ़ी हेल्प किया। हम्म, और सर स्पेलिंग से मतलब स्पेलिंग्स भी आपकी अच्छी हो जाती है, आप वोकैब करते हो तो मैं लिख के लिखती थी, जैसे ये कोई वर्ड है तो उसे बहुत बार लिखती थी कि अच्छा ये वर्ड है, तो मेरी स्पेलिंग भी हो जाती थी, वोकैबलरी भी हो जाती थी और प्रिपोजिशन भी हो जाता था। तो न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे आप? सर जो लाइब्रेरी में अवेलेबल होता था कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ लेती थी। इंग्लिश न्यूज़पेपर? हाँ इंग्लिश न्यूज़पेपर। रीडिंग का आपको क्या लगता है क्या रोल है तैयारी में? मतलब इसको लेके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि विरोधाभास जिसको बोलते हैं ना, कि बहुत सारा डिफरेंट आर्गूमेंट्स हैं। कुछ लोग कह रहे नहीं रीडिंग से कुछ नहीं होता है, रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग कहते हैं रीडिंग मस्ट है। आपके हिसाब से रीडिंग के क्या फ़ायदे हैं मतलब एस्पिरेंट्स के लिए? सर आई फील कि जब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आपको रीडिंग करनी ही चाहिए, भले ही आप 30 मिनट्स करो 15 मिनट्स करो, बट रीडिंग करो ताकि आप कॉम्प्रिहेंड कर पाओ कि क्या लिखा है, मतलब आपको वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो 3 महीने तो मैं रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ती थी कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, इतना टाइम मैंने निकाल रखा है। उस टाइम मैं 1 घंटा पढ़ती थी, फिर मैंने धीरे धीरे करके टाइम कम करा तो मैं 30 मिनट्स पे आ गई थी फिर बाद में। और आज के आई थिंक कॉन्टेक्स्ट में रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन अल्टीमेटली इज़ नथिंग बट पढ़ना है, कॉम्प्रिहेंड करना है, फिर आंसर करना है। तो हैबिट हेल्प करेगी ही करेगी, ठीक है। क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए कुछ अलग से आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई थी, या इसी को करने से आपका वो इम्प्रूव हो गया? सर इसी से इम्प्रूवमेंट हो गया था कि मतलब पता चल जाता है, आपको मीनिंग समझ में आने लगता है। वो क्लोज टेस्ट हो भले ही या फिर जम्बल्ड वर्ड्स हो, उसमें भी मतलब जम्बल्ड सेंटेंसेस हो, उसमें आपको मतलब ये डेफिनेटली हेल्प करेगा रीडिंग। वो स्ट्रक्चरिंग दिमाग में ना थोड़ा बैठ जाती है, तो वो करेक्ट। पढ़ते ही ये हिंट आ जाता है कि नहीं इसके बाद तो ये नहीं हो सकता है, ये इसका लॉजिकल एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है। अगले सब्जेक्ट जीएस पे आते हैं। जीएस में आपने कैसे तैयारी करी, और करंट कॉन्टेक्स्ट में जब जीएस को इतनी प्रायोरिटी दी गई, मेंस में जीएस आ गया, तो क्या वो आपकी जो पिछली जीएस की तैयारी थी वो सफिशिएंट थी, या आपने कुछ नया भी इसमें करने की कोशिश करी इस बार? सर मैंने नोट्स बना रखे थे हिस्ट्री पॉलिटी के, तो मैंने ऑब्वियसली उन्हें रिवाइज़ किया, प्लस मैंने पेनाकल की बुक आती है, जब से टीसीएस आया वो सिर्फ वो वाले क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, तो मैंने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मतलब अपनी पूरी हिस्ट्री मैंने उसके उन क्वेश्चंस के थ्रू ही करी थी, एंड प्लस पॉलिटी भी मैंने वहीं से करा। बाकी साइंस का सेक्शन ज़्यादा आया था इस बार, तो साइंस मैंने मतलब ऑब्वियसली मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, तो मुझे मतलब उसके लिए इतना प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये जो बेसिक्स आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी के नोट्स आपने बना रखे थे जो आप कर रहे हो, ये कहाँ से बनाए थे? सर ऑनलाइन ही बनाए थे, जैसे किसी से कोर्स मतलब ले लिया, तो हिस्ट्री के नोट्स मैंने बनाए थे, अभिषेक सुमन सर की हिस्ट्री पढ़ी थी मैंने, एंड पॉलिटी मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, कोई रैंडम टीचर थे यूट्यूब पे, तो मैंने वहाँ से नोट्स बना लिए थे। बाकी PYQ। प्रीवियस क्वेश्चन के साथ अब बाकी जो सेक्शंस हैं, इकोनॉमी है, अभी जैसे आर्ट एंड कल्चर आना शुरू हो गया है, इन सब के नोट्स भी कुछ थे आपके पास? सर सारा प्रीवियस ईयर ही किया था मैंने। अच्छा। उस क्वेश्चंस के थ्रू मैंने सारे सब्जेक्ट्स करे थे। करंट अफेयर्स? करंट अफेयर्स सर मैं पहले अटेम्प्ट्स में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था स्टडी IQ से, इस अटेम्प्ट में मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे। तो करंट के क्वेश्चन छोड़ दिए आपने? सर एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम था 6th को, तो ऑब्वियसली 2nd को फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ था, तो मुझे पता चल गया था कि अब करंट अफेयर्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने वो करंट अफेयर्स करे ही नहीं थे। पुराने करंट अफेयर्स आ रहे थे तो कोई पॉइंट ही नहीं था करने का उन्हें, तो मैंने करंट अफेयर्स छोड़ दिए थे। ओके, सो आप बेसिकली जो कोर जीएस है वो तैयार था आपका, लेकिन आपने करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है।
रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी? सर मॉक्स के थ्रू किया था, प्लस जो मेरे वीक सेक्शंस थे वो मैंने पीयूष वार्ष्णेय सर की वीडियोस देखी थी, उससे मैंने अपने कवर किए थे टॉपिक्स जो मुझे बाकी टफ लगे। मॉक्स, राइट? हाँ मॉक पे आते हैं कि मॉक टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी मॉक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, और इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में जो 2022 का था, नया पैटर्न भी था, कितने मॉक टेस्ट आपने दिए होंगे? सर, आई गेस मैंने 15 मॉक्स दिए थे। 50 या 15? 15, ओके। क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट था, वर्क मतलब आप वर्क करते हो तो फिर आपको टाइम नहीं मिलता इतना, तो मैंने 15 मॉक्स ही लगाए थे। बट मैं मिनी मॉक्स देती थी ऑफिस टाइम पर, लंच के टाइम पर 1 घंटे का मॉक होता था, तो मैं मिनी मॉक्स देती थी, टेक्स्ट बुक पे थे वो। बाकी लास्ट में मैंने PYQ लगाए थे, टेक्स्ट बुक में ही है वो सीरीज़, तो वो PYQ सीरीज़ लगाई थी मैंने। और ये जो वीकेंड में फ्री मॉक्स वगैरह होते थे सर वो भी लगाए थे, वो भी लगा थे आपने? ऑलिव बोर्ड वगैरह के आते थे। सुपर मॉक्स दिया आपने कभी कि नहीं? सर सुपर मॉक्स मैंने 2019 के टाइम पे दिए थे। अच्छा, 19 के टाइम पे, राइट। अच्छा, अभी आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं? थोड़ा जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको पता चलेगा। जैसे आपने बोला आप वर्किंग हैं, और कई बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो हम कैसे तैयारी करें, हमें टाइम नहीं मिलता है। आपने कैसे इस चीज़ को मैनेज किया? कहाँ अभी आप वर्किंग हो, थोड़ा बताइएगा। सर मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में हूँ, CGA अकाउंटेंट, और थोड़ा मैनेज हो जाता है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था, तो मैं अराउंड 10 आवर्स निकालती थी सैटरडे एंड संडे को 10 आवर्स, तो 20 आवर्स ये हो गए, प्लस लंच हमारा 1 घंटे का होता है, तो मैं 15 मिनट्स में लंच करके अपना मॉक लगा लेती थी, बीच में पॉज करना पड़ता था, ऑब्वियसली कुछ काम आ जाता है तो फिर जॉब मतलब ऐसे प्रिपेयर किया मैंने। जो भी लोग जॉब में, मतलब आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने वीकेंड को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करो, क्योंकि वही 1-2 फ्री दिन आपके पास हैं। तो अगर आप उस दिन, जैसे आपने बोला कि 10 घंटे आपने पढ़ा, वो आसान नहीं होता है। 5 दिन काम करा, 2 दिन मन करता है कुछ ना करें, रेस्ट करें, टीवी देखें, वेब सीरीज देखें, है ना, राइट? बट देन द सेक्रीफाइस कम्स देयर कि यही 2 दिन तो है मेरे पास, जहाँ हम 100% जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ो। तो मुझे लगता है जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं उन्हें डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आप डेली, तो जैसे ऑफिस में लंच का टाइम इन्होंने काटा अपना 15 मिनट में, लंच ख़त्म करके वो टाइम यूटिलाइज़ किया। कई सारे लोग होते हैं जब ट्रैवल करते हैं, तो है वो ना, भी किया। जैसे मेट्रोज़ में, बसेस में, तो अपना थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो ये जो फाइट है वर्किंग प्रोफेशनल की, थोड़ी ज़्यादा है, बट अगर आप निकालना चाहोगे टाइम तो इधर उधर से मिला के उतना मिल जाता है कि आप पढ़ लो, और एग्ज़ाम आप जॉब में रह के भी निकाल सकते हो, ठीक है। मॉक की एनालिसिस के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे मॉक की एनालिसिस वगैरह करते थे? उससे जो लर्निंग आउटकम होते थे वो कैसे निकालते थे आप? सर जैसे मैंने अभी जो फ़िलहाल मॉक्स लगाए थे, उसमें मैं GS को ज़्यादा फोकस में रखती थी, तो मुझे मैंने कोई भी मॉक दिया तो मैं वो लिख लेती थी छोटे छोटे पॉइंट्स में, और वो सारे क्वेश्चन मैं बार बार रिवाइज करती थी। सेम विद मैथ्स में मुझे कुछ मतलब मुझे कोई फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं वो कॉपी में लिख लेती थी। जैसे मेरी कॉपी थी मैथ्स की, उसमें मैंने बाहर एक पेज लगा दिया था, तो मुझे जैसे उसमें स्क्वायर्स हो गए, क्यूब्स हो गए, या फिर कुछ नया कुछ है मेरे पास, तो मैं वहाँ छोटा छोटा लिख लेती थी, और बार बार उसको मतलब डेली मैं उसको देखती थी। और इतना मेरा मतलब मॉक्स को मैंने एनालाइज अच्छे से किया, प्लस उन्हें लिख लिया। जो क्वेश्चन से मॉक में गलत होते थे उनको क्या आप नोट डाउन करते थे? हाँ, मैं नोट डाउन कर लेती थी। और कुछ अगर क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके सॉल्यूशंस बेहतर हैं, मतलब जो सही क्वेश्चन होते थे उसको भी आप देखते थे एक बार कि नहीं? सर नहीं, टाइम नहीं होता था तो वो नहीं देखती थी। नहीं, ठीक भी है। अगर आप गलत क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हो तो आई थिंक वहाँ लर्निंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। कमिंग टू फ्यू थिंग्स लाइक प्रीलिम्स के पहले आपने कितने मॉक टेस्ट दिए थे? सर मैंने कोई मॉक नहीं दिया था ये प्रीलिम्स। कॉन्फिडेंस था क्या प्रीवियस अटेम्प्ट का कि प्री तो हो ही जाना है? हाँ सर, कॉन्फिडेंस था। उस दिन मैं जॉब मतलब मेरा लास्ट शिफ्ट था, तो मैं ऑफिस के बाद गई थी पेपर देने, मतलब हाफ डे लिया था मैंने वहाँ से, तो मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, मैं ऐसे ही गई थी। क्वालिफाइंग था वो, हाँ। आई थिंक फियर फैक्टर और भी नहीं होगा कि नंबर हाँ। जुड़ना है नहीं। तो और ये फ़ायदा भी होता है जब आप एग्ज़ाम को एक बार निकाल लेते हो ना, तो आपको पता है आप रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हो, और प्रीलिम्स तो मेरा नहीं रुकना है, और जब क्वालिफाइंग है तो उतना बड़ा हेडेक आपके लिए है भी नहीं, ठीक है। अब तैयारी के दूसरे साइट्स पे आते हैं हम, कि प्रिपरेशन जो चैलेंजेस होते हैं बाकी। SSC की जर्नी बहुत लंबी है, मतलब आपकी जर्नी अगर देखो तो 18 से शुरू हुई, इट टुक 5 years, जब आपको जो चाहिए था वो मिला। लंबी तैयारी में कई बार ऐसा होता है जब पढ़ाई का मन नहीं करता है, डिमोटिवेशन होता है। हाउ डिड यू टैकल दैट? थोड़ा सा इसके बारे में बताइए।
सर मुझे था कि मतलब पेपर क्लियर तो करना ही है ऑब्वियसली। ये जहाँ पर मैं हूँ मैं वहाँ से सैटिस्फाइड नहीं थी, तो बैक ऑफ द माइंड में ये रहता था कि पेपर तो निकालना है। तो सैटरडे संडे मिलते थे, कई बार बाहर जाती भी थी घूमने, बट एग्ज़ाम से 2 महीने पहले तो मैं बिल्कुल जाना बंद कर दिया था। इनफैक्ट मेरी फ्रेंड की, बहुत अच्छी फ्रेंड की शादी थी, मैंने वो भी मिस करी थी। 3rd को थी और 6th को मेरा एग्ज़ाम था, तो मैंने वो, मतलब आपको करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस तो आपको करने ही पड़ेंगे लाइफ में, तब जाके आप अपना, मतलब आपका जो एम है वो अचीव कर पाओगे। प्लस मतलब आपको मोटिवेशन अंदर से ही आएगा, बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स मतलब इतना नहीं आपको कुछ इम्पैक्ट देंगे, आपको अंदर से ही होगा कि आपको निकालना ही है एग्ज़ाम, तो वो अंदर से ही था मेरे। एक्सटर्नली मतलब वीडियो देख के मोटिवेट होना वो यूट्यूब पे? इनिशियल स्टेज पे था कि आपका जब आपका स्टार्ट हुआ था तब मैंने आपकी वीडियोस देखी थी टॉपर्स की, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनाई थी, तो वहाँ से बहुत मोटिवेशन आती थी। बट फिर बाद में आप इतना यूज्ड टू हो जाते हो इन सब चीज़ों के कि आपको फिर आदत हो जाती है पढ़ने की। इतने लंबे टाइम से पढ़ रही हूँ तो मुझे कुछ मतलब इतना वो नहीं लगता मुझे कि पढ़ना है, मतलब टास्क नहीं है मेरे लिए। आई एन्जॉय डैट, तो ये वाली यही चीज़ हो ज़रूरी जाती है। भी है आई थिंक। मैं बार बार इस लोगों को भी समझाता हूँ जब बच्चे आते हैं क्लास में कि सर मोटिवेट कर दो, तो मैं कहता हूँ ये क्या चीज़ है कि मोटिवेट कर दो। मोटिवेशन, अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे एक एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो दैट इज़ एनफ कि आप रोज़ पढ़ोगे तभी क्रैक होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप ब्रेक्स लो, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको चाहिए रोज़ रोज़, तो इट्स लाइक ए ड्रग। वो आपने ऐसी हैबिट बना ली है कि जब तक मुझे कोई मोटिवेट नहीं करेगा हम पढ़ेंगे नहीं, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क। एक चीज़ और बताना आप मुझे कि यूट्यूब एज अ सोर्स ऑफ प्रिपरेशन हैव बिकम पॉपुलर। 2017 के बाद से यूट्यूब बहुत पॉपुलर हुआ, अच्छा कंटेंट भी है, बट इतना सारा कंटेंट है, कन्फ्यूज़न भी है। आपने यूट्यूब को अपनी जर्नी में कैसे यूज़ किया है? सर जैसे लाइब्रेरी में लोग ऑब्वियसली सजेस्ट करते हैं, तो जो लोग मुझे जैसे सजेस्ट कर देता था मैं वो देखने लग जाती थी वीडियोस। जैसे आपका भी मुझे लाइब्रेरी से ही सजेशन आया था, मेरे भैया थे वो सिलेक्ट हुए थे, तो उन्होंने आपका बैच बोला था कि आपका बैच लेने के लिए। फिर अभिनय शर्मा सर की कुछ कुछ क्लासेस मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी, मैंने वो क्लासेस देखी थी। तो मतलब औरों के रिकमेंडेशन से मैं देखती थी, वो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, मेरा टाइम सेव हो जाएगा, तो मैं वही वही क्लासेस देख लेती थी। तो ऐसा नहीं था कि आप यूट्यूब पर जाके चीज़ों को सर्च नहीं करें सर, और खोजें? नहीं वो जो थंबनेल लोग लगाते हैं कुछ भी लिख के कि ये वीडियो देख लो 200 नंबर आ जाएंगे, वो सब नहीं देखते थे आप? नहीं सर। टेम्पटेशन नहीं होती थी कि सर होती है हाँ, टेम्पटेशन, बट वो ऑब्वियसली नहीं देखना, टाइम वेस्ट होगा पता है कहीं ना कहीं, और टाइम कंस्ट्रेंट है ही पता है, तो सर मैं नहीं देखती थी। सोशल मीडिया पे आप एक्टिव थे ड्यूरिंग प्रिपरेशन? हाँ सर, काफ़ी एक्टिव किस थी। प्लेटफॉर्म पे? सर इंस्टाग्राम। अच्छा, हाँ कितना टाइम कंज्यूम करते थे आप पर डे? सर, लाइब्रेरी में होती थी तो मैं नहीं लगाती थी, नहीं यूज़ करती थी, बट घर आके जैसे मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, तो इनर सेटिस्फैक्शन है कि मैं पढ़ाई कर चुकी हूँ, मेरा हो चुका है। तो मैं घर आके 1-2 घंटा अगर सीरीज़ देख ली या इंस्टाग्राम पे रील्स देख ली तो मैं करती थी यूज़। एंड इट्स अ गुड थिंग, पहले अपना टास्क कंप्लीट करके फिर रील्स देखो। रील्स आर वेरी एडिक्टिव। करेक्ट। मतलब मैं इंस्टाग्राम पे तो हूँ, हुँ, अब हम लोग को रहना ही पड़ता है। हुँ, सो मैं क्या करता हूँ, मैं इंस्टाग्राम को कई बार 4-4, 5-5 महीने यूज़ ही नहीं करता हूँ, बिकॉज ओके, जब भी मैं यूज़ करना उसको शुरू करता हूँ, देन ये ऐप्स ऐसे डिज़ाइंड है ना कि वो आपको कहते हैं ना कि पकड़ ही लेते हैं। करेक्ट। तो आपने इंस्टाग्राम खोला, आपने 2-4 पोस्ट डाली, एंड देन यू गो टू रील्स, और रील्स पे फिर आप फंस जाते हो। मतलब कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रात को 4 घंटे एक बार रील देखना शुरू किया, हुँ। 4 घंटे निकल के पता ही नहीं चला। फिर मैं 4 महीने यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, प्लेटफॉर्म्स आर एडिक्टिव, सो यू नीड टू फिगर आउट कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। इनकी स्ट्रैटेजी थी कि भाई 10 घंटे हमने पढ़ लिया सैटरडे को, चलो आप इंस्टाग्राम पर, तो प्रॉब्लम नहीं है। सोशल मीडिया ऐप्स में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम हम ही में है कि करेक्ट। लेट्स हम सुबह से उठ के रील देखना शुरू कर दें, देन योर डे विल नॉट गो वेल। आप सुबह से इतना डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप नहीं कर पाएंगे चीज़ों को। टेलीग्राम वगैरह का इस्तेमाल किया था प्रिपरेशन में? सर मेरे को टेलीग्राम थोड़ा वेस्टेज लगता है, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोल दिया था कोई भी नया कुछ भी अपडेट हो तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट कर देना। तो मैं टेलीग्राम, मेरा म्यूट पे ही रहता है मोस्टली, तो कुछ होता है तो कोई मुझे टेक्स्ट कर देता है, अदरवाइज़ मैं वीक में एक बार तो देख लेती हूँ टेलीग्राम। गुड स्ट्रैटेजी। और ये अच्छी बात भी है, मतलब अपने दोस्तों के साथ थोड़ा कोलैबोरेट कर लो। अगर वो भटक ही रहे हैं, खोज रहे हैं चीज़ों को, तो उनसे बोलो यार हमें भेज दो। तो हमारे टाइम भी होता था, मतलब यूपीएससी जब मैंने दिया एक बार, तो वहाँ भी होता था कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आर्ट एंड कल्चर की 5 पेज की पीडीएफ
कोई फ्रेंड बोलता था कि मैंने ढूंढी है, हम्म। तो ये होता था कि तो भेज दो, हम भी देख लेंगे, ठीक है। तो ये कोलेब्रेशन अच्छा है और ये अच्छी चीज़ भी है। आई थिंक अगर आपस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप बांट लो कि जरा तुम टेलीग्राम देख लो, कुछ तमीज का आएगा तो बता देना, हम यूट्यूब देख ले रहे हैं, कुछ तमीज का अगर यूट्यूब पे आएगा तो हम बता देंगे। इट विल सेव टाइम ऑफ बोथ। करेक्ट। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप अपने दोस्तों के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, इसका बहुत फ़ायदा होगा। कमिंग बैक टू द प्रिपरेशन डेज अगेन, इनएविडेंटली देयर इज ए प्रेशर, मतलब इवन इफ पेरेंट्स आर सपोर्टिव, सब कुछ है। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी एंड आई वाज नॉट अर्निंग एनीथिंग, दिल्ली आ गया मैं महाराष्ट्र से, और अंदर एक प्रेशर था। मुझे किसी ने कभी कुछ नहीं बोला, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है करो अपना, ठीक है। घर से भी टाइम ले लिया था कि यूपीएससी देंगे, बट अंदर से अंदर वो एक डर था मेरा कि अब मेरा मंथली पेचेक बंद हो गया है, मेरा डिसीजन सही है नहीं है। एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट कलीग्स, दे आर डूइंग गुड। तो कई बार अपने आप को आप क्वेश्चन करते हो, ऑल्दो मैं कम करता था, बट स्टिल कभी कभी दिमाग में आता था कि सब आगे बढ़ रहे हैं, हम ऐसा तो नहीं गलत कर रहे हैं। आपका जो सर्कल था, जो आपने ग्रेजुएशन पूरा किया एंड देन आप प्रिपरेशन कर रहे हो एंड दे आर गोइंग इन टू डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या वो फेज़ होता है? मतलब हाउ डू यू फील कि ये तैयारी वर्थ है या नहीं है, वही लोग सही कर रहे हैं? ये जो सेल्फ डाउट वाला फेज़ है, थोड़ा समझाइए मुझे। सर खैर मैंने बॉटनी ऑनर्स किया है, तो उसके बाद ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते हैं। तो मेरे आसपास वाले जितने लोग थे वो यूजुअली यूपीएससी के लिए जाते हैं या एसएससी के लिए जाते हैं। बट हाँ, जो मेरा कोचिंग के दौरान सर्कल बना था मेडिकल वाला, उनको देख के मुझे ज़रूर लगता था कि इनकी जॉब लग गई, शायद मैंने कर लिया होता तो मेरी भी जॉब होती आज। तो मुझे उनको देख के लगता था। बाकी हाँ, ये मैंने एज अ मोटिवेशन यूज़ किया कि मुझे ऑब्वियसली ये पेपर निकालना है कैसे भी, ताकि एक बार मैं फेलियर देख चुकी हूँ, मुझे वापस से ये एक्सपीरियंस नहीं करना। तो वो मोटिवेशन की तरह यूज़ किया था मैंने। राइट। एंड बहुत ही अच्छा ये पॉइंट भी है कि कोई भी सिचुएशन है वो सिंपल होती है, हम उससे कैसा व्यू पॉइंट हमारा है, वो हमारा एक नज़रिया जो है वही डिसाइड करता है कि हम उसको फेल्योर की तरह ले रहे हैं या मोटिवेशन की तरह ले रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। मेंटल हेल्थ की बहुत चर्चाएं होती हैं। कोविड पीरियड में ये था कि सब लोग घर में बंद हैं, बच्चा तैयारी भी कर रहा है, स्ट्रेस है, तो क्या कुछ आप करते थे मेडिटेशन वगैरह या एनीथिंग फॉर? स्पिरिचुअलिटी तो मैं फॉलो करती हूँ, तो ऑब्वियसली वो मुझे हेल्प करता है टू काम मी डाउन। तो वो तो था ही। स्पेशली काम कहाँ करता है, वो तो और डिस्टर्ब कर देता है नहीं आपको। सर, काम करता है। मतलब यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एग्जिस्टेंस, और तो उसमें सर मैं मेडिटेशन नहीं करती, मैं थोड़ा चैंटिंग वाली चीज़ करती हूँ, तो वो काम करता है। हाँ, तो वो वाली चीज़ थी। प्लस ऑब्वियसली इससे पहले मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करती थी, फिर घर पे आके मेरी दोनों बहनें आईटी वाली हैं, तो उनकी कॉल्स चल रही होती थी और घर में हर जगह से आवाज़ आ रही होती थी। मुझे मॉक लगाना होता था, तो 2 घंटे का मॉक होता था मैथ्स का। इंग्लिश का तो मैं जैसे तैसे लगा लेती थी। तो मैथ्स के मॉक के लिए मैं छत पे जाती थी। उस टाइम धूप बहुत होती थी, तो मैं धूप में बैठ के मॉक लगाती थी मैथ्स का, कि मुझे शांति चाहिए, और वो शांति मुझे घर पे तो नहीं मिलने वाली। राइट। ये है बिल्कुल। मॉक में आई थिंक एनवायरनमेंट का शांत होना ज़रूरी है, राइट। तो घर में आपके कितनी सिस्टर्स हैं आप? मेरी 2 एल्डर सिस्टर्स हैं। राइट। तो कैसे लड़ाई झगड़े होते थे कि नहीं? हाँ, उस दौरान होते थे जी। कि चुप हो जाओ, मैंने बोलती थी, वो कहती थी मेरी कॉल चल रही है, मैं चुप नहीं हो सकती। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था उस टाइम पर, तो बट मैनेज हो गया समहाउ। राइट। सो एसएससी के एग्ज़ाम में जैसे मैथ्स का बहुत ज़्यादा वेटेज था पहले, अभी भी वेटेज कम ज़रूर हुआ है बट इम्पॉर्टेंस कम नहीं हुई है, बिकॉज अनटिल यू स्कोर हाई इन मैथ्स बैलेंस हुआ है, बट अभी भी कंपटीशन तो कट थ्रोट है। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है, सिलेबस उल्टा बढ़ गया, 2 नए चैप्टर्स भी जोड़ दिए उन्होंने। तो एक हमेशा एक क्वेश्चन रहता है उस बच्चे के मन में जो नॉन मैथ्स का है कि ये एग्ज़ाम कहीं ना कहीं जो मैथ्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल है, दो अभी थोड़ा सा ईज आउट हुआ है ये चीज़। आपका क्या मानना है? बिकॉज आपको मैं नॉन मैथ्स ही बोलूँगा, बिकॉज आप बायोलॉजी आपकी है 12th में, मैथ्स आपने पढ़ी ही नहीं है। पहले अटेम्प्ट में मैथ्स में ख़राब नंबर, 104 नंबर आप बोल रहे हो, टीयर 2 में थे। तो वो स्ट्रगल आपका एक रहा है। हाउ आपको क्या लगता है, मतलब कि नॉन मैथ्स वाले बच्चों को सीजीएल किस तरह से देखना चाहिए, और क्या ये उनकी रीच के बाहर चीज़ है या फिर वो मेहनत करके भी अच्छा कर सकते हैं मैथ्स में? सर मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ, ऑब्वियसली मेरी मैथ्स अच्छी नहीं थी, तो आई फील कोई भी ऐसे आपका सब्जेक्ट टफ नहीं होता, आपके मन में होता है। तो इस बात पे मैं कहूँगी कि मैं कॉपी पे लिखती थी, मैथ्स इज़ ईजी फॉर मी, मतलब मैं थोड़ा मैनिफेस्ट करने में थोड़ा बिलीव करती हूँ।
मैं बार बार लिखती थी, प्लस अपनी रैंक मैंने माइंड में सोची थी, ऑल्दो मेरी वो अचीव नहीं हुई, बट हाँ जो पोस्ट के लिए मैंने सोचा था लेवल 7 की जॉब, वो मुझे ज़रूर मिली। तो आई फील आपका कोई जो सब्जेक्ट है वो टफ़ नहीं होता, आप कुछ भी मतलब आप कुछ भी समझ सकते हो, इट्स जस्ट दैट आपका माइंड का गेम है। अगर आप सोचोगे कि आपके लिए आसान है कोई चीज़ तो आपके लिए ईजी हो जाती है एंड डूएबल है हर चीज़। मैथ्स मतलब इनिशियली आपको टफ़ लगेगा, बट आप जैसे जैसे आप करोगे प्रिपेयर तो आपकी हो जाएगी स्ट्रॉन्ग मैथ्स। ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट्स मारना पड़ेगा जो इंजीनियर्स बैठते हैं उनसे ज़्यादा, बट हाँ इट इज़ डूएबल। और ये एक अच्छा पॉइंट भी है, बिकॉज मैंने कई बार देखा बच्चों को कि वो अ, किसी सब्जेक्ट में अगर वीक होते हैं तो आपको ये समझना है वीक क्यों हो। करेक्ट। वीक होने का कारण क्या होता है कि मे बी जब आप पढ़ रहे थे 10th में तो मे बी आपको मैथ्स का टीचर अच्छा नहीं मिला जो आपका Correct. इंटरेस्ट डेवलप कर पाया। 6th में ऐसा टीचर नहीं मिला जो इंटरेस्ट डेवलप कर पाया, तो नेचुरली या ग्रेजुअली ऐसा होता है कि हमारा पढ़ने का मन नहीं करता वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। धीरे धीरे क्या करता है, ये फियर का एक रूप ले लेता है, डर हो जाता है। और जब हम किसी भी सब्जेक्ट को डर से अप्रोच करेंगे तो हम भागने की कोशिश करेंगे हमेशा, अब मन नहीं लगना उसमें। बट अगर हम इसको इस तरह से देखें कि यार हमें सब्जेक्ट इंप्रूव करना है, दैट एग्ज़ाम निकालना है तो मैथ्स इंप्रूव करना है, तो मेहनत करोगे तो कुछ भी आप सीख लोगे। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है मेरा कि आपकी हॉबीज़ क्या थी, मतलब हॉबीज़ क्या थी और क्या आप परस्यू कर रहे थे उनको जब आप तैयारी कर रहे थे या नहीं? सर ट्रैवलिंग पसंद है, प्लस सीरीज़ वगैरह देखना पसंद है, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी पसंद है। तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन जब इनिशियली स्टार्ट करी थी तब तो मतलब मेरा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता था, दिमाग में ये होता था कि ये चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। बट स्लोली ग्रेजुअली मतलब आपको आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, एक ठीक लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप ऑब्वियसली आप परस्यू कर सकते हो। आपने अपने टॉपिक्स कवर कर लिए जो आज आपको करना था टास्क, वो हो गया। उसके बाद ऑब्वियसली मैं मतलब अपना जो भी मेरी हॉबीज़ है उसे परस्यू करती थी। ओके। एक और चीज़ बताना, आपकी फ्रेंड सर्कल जो होता है आपका प्रिपरेशन के दौरान, मतलब आपको क्या लगता है कि वो कर्टेल कर देना चाहिए, वो डिस्टर्बिंग फैक्टर होते हैं, या फिर इट्स गुड टू हैव फ्रेंड्स क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ईज भी रखते हैं? आपका क्या स्टैंड है इसमें? सर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मतलब मेरी फ्रेंडशिप बहुत सारी टूट गई बिकॉज ऑफ दिस प्रिपरेशन। बट हाँ जैसे लाइब्रेरी गई तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा ग्रुप मिला जो कि आज भी मतलब मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। तो वो ग्रुप मतलब ऑब्वियसली आपका चेंज होता है, कॉलेज में आपके अलग ग्रुप होता है, अलग टाइप का होता है। जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तब आपका अलग ग्रुप होता है। तो मैं लाइब्रेरी गई तो वहाँ पे मुझे अलग टाइप का ग्रुप मिला। तो मतलब वो मेरे लिए मेरी प्रिपरेशन के लिए बेनिफिशियल था। तो आई फील मतलब आपको प्रिपरेशन के लिए जो बेनिफिशियल लोग हैं उनसे सराउंडेड रहना चाहिए। कि मिशन कॉमन हो। हाँ मिशन कॉमन हो, आप बात कर पाओ एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग मॉक्स के मार्क्स डिस्कस करते थे कि आपके कितने आए, मेरे इतने मार्क्स आए, प्लस एक कोई क्वेश्चन लिया, मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, सामने वाले ने किस तरीके से सॉल्व किया है, तो उस चीज़ में मुझे हेल्प करती थी। वैसे वाले लोगों के साथ सराउंडेड अगर मैं रहती थी तो मतलब वो बिल्कुल आपने सही बोला कि जो मेंटालिटी है, अगर सबकी मेंटालिटी एग्जाम निकालने की है तो नेचुरली वो बूस्ट करता है, बेनिफिट होता है आपको इसका। ठीक है। 3 मिस्टेक्स जो आपको लगता है नए जो एस्पिरेंट होते हैं वो करते हैं, उनको नहीं करनी चाहिए? सर एक तो मतलब प्रीवियस ईयर पे लोग नहीं फोकस करते, उनको ऐसा होता है कि और कंटेंट मिल जाए हमें, कि इतना पढ़ना सफिशेंट नहीं है। तो आई फील कि आपको सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि आपने जितना पढ़ा है वो सफिशेंट है। जैसे जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मुझे कहीं ना कहीं था कि मैंने सही से प्रिपरेशन नहीं करी है। सेकेंड अटैम्प्ट में भी आपको लगेगा कि आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, बट आपको ये दिमाग में रखना है कि जितना मैंने पढ़ा है वो सफिशेंट है। आपका एक करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। जैसे मैं अपनी एक स्ट्रैटेजी मेरी होती है, जब भी मैं एग्ज़ाम देती हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो, मैं कॉफ़ी लेके जाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। और जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में घुसने वाली होती हूँ तो मैं वो पीती हूँ, तो उससे पता नहीं किक इन करती है वो कॉफ़ी, एंड प्लस मेरा थोड़ा दिमाग और तेज़ चलने लगता है। तो एक तो ये चीज़ कि करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा आई फील यही मतलब एक मेन चीज़ है कि आप मतलब सारा माइंड गेम है, तो आपका करेक्ट माइंडसेट होना चाहिए। एसएससी को मैं अपील करता हूँ कि एस्पिरेंट का कॉफ़ी टेस्ट कराओ। इनकी सफलता में मुझे काफ़ी रोल लगता है और सही चीज़ है, लेकिन मेरे साथ भी होता है। मैं आपको बताऊँ, कई बार ऐसा होता है कि ना नींद पूरी नहीं हुई है, बट आई वांट माय माइंड टू बी एक्टिव। मैं कॉफ़ी लवर नहीं हूँ, मैं चाय वाला आदमी हूँ, बट मैं ब्लैक कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग पीता हूँ जब मुझे ऐसा होता है कि मैंने नींद नहीं ली है ठीक से, पर मुझे फोकस करना है, मुझे एक्टिव स्टेट में रहना है, तो कॉफ़ी डज़ हेल्प लॉट इन दैट।
प्लस आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग जी। सर। जैसे मेरा 21 का एक जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा डब्ल्यू का एग्ज़ाम का क्लियर हुआ था, तो एक ही एडमिट कार्ड होता है, तो सेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट लिखे थे, टियर 2 का एग्ज़ाम, पेपर 3, पेपर 4। तो उस दौरान क्या हुआ, मैंने प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी थी, छुट्टी वुट्टी ली थी ऑफिस से, सब कुछ किया था, मैं गलत सेंटर पे पहुंच गई। तो एडमिट कार्ड बहुत अच्छे से देखना और ज़रूरी ये है। अक्सर होता है, हाँ आप अक्सर देखोगे लोगों को रोते बिलखते हुए, सेंटर गलत है, तो आप जब गलत पहुंच गए तो कैसे? सर एक्चुअली मैं पहले पहुंची थी वहाँ पर, मैंने एडमिट कार्ड गार्ड को दिखाया कि यही सेंटर है ना, तो मैं आके बैठ गई, मैंने कहा रिवाइज़ कर लेती हूँ मैथ्स के फॉर्मूले, तो मैं आके बैठ गई आराम से। जब 10 मिनट बचे थे मैं अंदर गई। सर्वोदय कन्या इंटर कॉलेज तो नहीं था ना? नहीं इस नाम सर, से बहुत सारे कॉलेज हैं दिल्ली में, नहीं तो सर, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है ना? जीटी करनाल रोड पे एक था अच्छा, वहाँ पर, तो और दूसरा सेंटर वहाँ से 45 मिनट्स दूर, कोई फ़ायदा नहीं था जाने का, ऑल्दो बहुत रोई मैं और छूट गया बहुत आपका एग्जाम? एग्ज़ाम छूट गया था। एंड आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड, मतलब मार्क्स अच्छे आ रहे थे, मार्क्स में सब कुछ था, कॉन्फिडेंट थी, बट क्लियर नहीं हो पाया, मतलब एक पहुंच नहीं बार पाई। मैं भी गया था कैट का एग्ज़ाम देने, तो वहाँ पर भी यही हुआ कि लेट पहुँचे हम लोग, देयर वाज सम बारिश हुई थी और उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, तो लेट पहुँचे थे काफ़ी, और वहाँ पर फिर उन्होंने गेट खोला ही नहीं, हम्म। तो मैं तो ऐसे ही गया था देने एग्ज़ाम, तो मैं लोगों को चुप करवा रहा था ठीक है, कि कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से देना, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एक मार्जिन आप लेके चलो, आपको नहीं पता कि कब बारिश हो जाएगी, कब क्या हो करेक्ट। जाएगा, या ड्यू टू एनी रीज़न आप गलत जगह पहुंच जाओ, यू शुड हैव टाइम टू रीच टू द राइट प्लेस। सर आई हैड टाइम, बट वही पूछा भी कि यही सेंटर है, उन्होंने बोला हाँ यही है, थोड़ा तो लक भी गार्ड होता भरोसा है। नहीं करना, ठीक है। हाउ टू वेरीफाई देन, मतलब आई थिंक वहाँ लिखा होता है, उससे वेरीफाई अंदर हो पहले जाता ही है? पहुंच जाओ, जितना टाइम रोल बचा नंबर है। तो दिखता है ना कि सर मेरा रोल है? नंबर अब नहीं लगाते। अच्छा, तो ये यार थोड़ा डिफिकल्ट चीज़ है, थोड़ा जीपीएस यूपीएस सही से यूज़ करके जाना, गलत जगह नहीं पहुंचना, बट ये वैलिड कॉमन चीज़ है। एक और मिस्टेक बच्चे देखा है, फॉर्म भरने में गलती कर देते हैं। हाँ, फॉर्म बहुत लोग गलत फिल हाँ, करते हैं, करेक्ट। कि और अजीब सी मिस्टेक्स करके आ जाते हैं, फिर वो परेशान हो जाते हैं कि ये हमसे हो गया, ऐसा हो गया। तो जब आप फॉर्म भर रहे हो एग्ज़ाम की, तो ये थोड़ा ध्यान रखो यार कि ये सब, आपका पूरा अटेम्प्ट ख़राब हो जाएगा अगर आपने फॉर्म नहीं भरा होगा। और कुछ मिस्टेक्स मैं ऐड कर रहा हूँ। एक तो पहला, यूट्यूब को बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करें, ऐसे आँख बंद करके नहीं कि किसी का भी कंटेंट देख रहे हो। मल्टीपल टीचर को मत फॉलो करो। एक सब्जेक्ट के लिए आई थिंक एक टीचर करो तो बेस्ट है करंट सिनारियो में, 2 कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, बट बहुत ज़्यादा टीचर्स को फॉलो नहीं करना है। सोशल मीडिया का यूज़ आपके टास्क कंप्लीशन के बाद होना चाहिए। आई एग्री विद यू। अपना टास्क हो गया है आज का, तो अपने आप को रिवार्ड कर दो आप सोशल मीडिया से। इट्स नॉट अ बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट सुबह की शुरुआत आप सोशल मीडिया से ना करो। मोबाइल यूसेज की मैं बात करना चाहता हूँ, बिकॉज एवरी वेयर यू गो यू हैव ए मोबाइल। इवन इफ यू आर स्टडिंग, आपने मेरा कोर्स लिया होगा, आप मोबाइल में ही देखते होगे, उस टाइम पे एंड्रॉइड कोर्स ही था, राइट? तो मोबाइल से आप दूर भी नहीं हो सकते हो। तो वो कैसे होता था कि आप पढ़ रहे हो, बगल में मोबाइल रखी हुई है, तो वॉज इट डिस्टर्बिंग कि आप बार बार चेक कर रहे हो, लाइक? सर जैसे घर में अगर मैं पढ़ती थी तो मुझे ऑब्वियसली फ़ोन डिस्ट्रैक्टिंग लगता था। लाइब्रेरी में जाती थी तो ऐसा लगता था कि ये साइड वाला पढ़ रहा है, पैसे दिए लाइब्रेरी के तो पढ़ लेती हूँ। बट घर पे मुझे लगता था कि मेरा फ़ोन का यूजेज ज़्यादा है। प्लस अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपना स्क्रीन टाइम मॉनिटर करती हूँ कि कितने घंटे मैंने स्क्रीन यूज़ किया है। तो ऑब्वियसली वो मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका वैसे भी नहीं होना चाहिए अगर आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ अभी रहे आपका हो। कितना स्क्रीन टाइम है? अभी मेरा एवरेज 4 आवर्स चल रहा है। मेरा चल रहा है 6.5। ठीक है, 6.5 आवर्स, बट उसमें क्या है कि थोड़ा सा मतलब इट्स नॉट मोबाइल ओनली, इट्स ऑल डिवाइसेस कंबाइंड। 6.5 आवर्स चल रहा है, बट 4 आवर्स इज गुड स्क्रीन टाइम। जो लोग ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा हो तो 5 साढ़े 5 घंटे भी, बट वो डिवीज़न आपको देखना पड़ेगा कि आप कितना टाइम कहाँ डिवोट कर रहे हो, है ना? स्क्रीन पे तो अवॉइड नहीं कर सकते हो आप, बट स्टिल ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, सुबह उठ के फ़ोन का इस्तेमाल आप कितनी देर बाद करते थे, मतलब इमीडिएट? सर अभी तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। अब मैं 1 घंटा, मतलब मैं इतना रखती हूँ कि 1 घंटे बाद ही फ़ोन यूज़ करूँ, तो मैं 1 घंटे तक फ़ोन यूज़ नहीं करती। एंड रात में रात में करती हूँ मैं फ़ोन रील यूज़। देखते थे सुबह? हाँ ठीक है। सो ये एक चीज़ है जो मैं, मतलब मेरे को लगता है, जो मैंने देखा है कि सुबह उठ के कम से कम 1.5 घंटा 1 घंटे नहीं करना, रात में सोने के 1 घंटे पहले। इफ यू डू दैट यू गेट अ गुड स्लीप ऑल्सो, वरना थोड़ा सा वो सपने में रील चलते रहते हैं। ठीक है। जो भी, अच्छा थोड़ा सा बताइएगा मुझे, एसएससी का एस्पिरेंट है जो तैयारी अभी कर रहा है, उसके लिए क्या आप
कुछ इनपुट्स दोगे कि वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे तैयारी के दौरान? सर आई फील अगर कोई स्पिरिचुअलिटी में मतलब जानना चाहता है तो ये मुझे पर्सनली बहुत हेल्प किया था. इट केप्ट मी सेन, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा ऑब्वियसली आपका हिलता है दिमाग, तो मैं थोड़ा इस दौरान मैं थोड़ी स्पिरिचुअल हुई थी. तो एक तो ये चीज़ दैट हेल्प मी, या फिर किसी को मेडिटेट करना है मेडिटेट कर ले. एंड आई फील योगाज होते हैं तो उससे आपका कंसंट्रेशन भी आई गेस इम्प्रूव होता है. तो वो एंड मोटिवेशन आपको अंदर से ही आएगी. एक्सटर्नल सोर्स से कुछ टाइम के लिए होगी, बट फिर वो ऑब्वियसली इट विल डाई आउट. मोटिवेशन थ्रू मतलब आई थिंक व्हेन यू स्टडी फुल डे दैट्स एनफ मोटिवेशन टू स्टडी टुमारो. एग्जैक्टली सर. एंड इफ यू वेस्ट टुडे, इवन इफ यू वॉच 10 रील्स ऑफ मोटिवेशन, वो you're not going to last forever. सो अंकिता, आप हमारे एग्ज़ामों में मैथ्स के बैच की स्टूडेंट भी रही हैं ऑनलाइन, तो आप लोग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, बिकॉज बहुत सारा बच्चा है जो ऑनलाइन मीडियम से तैयारी करता है, हम लोग से जुड़ा भी हुआ है. मैथ्स के बैच को जो आपने ज्वाइन किया था, उससे आपको एग्जैक्टली क्या बेनिफिट हुआ, मतलब थोड़ा सा आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा. सर जैसे मेरा मैथ्स वीक था तो मेरे को बहुत टाइम लगता था कि मतलब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में. तो आपका एक कैलकुलेशन की सीरीज़ थी यूट्यूब पे जो कि फ्री थी. तो मैंने एक तो वो देखा था और उसको बार बार मतलब रिवाइज़ किया था. तो वो मुझे कैलकुलेशन में हेल्प किया, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1-2 मिनट लग जाते थे. ऑब्वियसली उससे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता, तो वो हेल्प किया. प्लस ट्रिगो का मुझे अच्छा लगा था. कुछ क्वेश्चंस मतलब जो मुझे नहीं आते थे, कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस थे, तो वो मुझे हेल्प करा. प्लस ऑब्वियसली आपका एक ज्योमेट्री का था, तो ज्योमेट्री की मेरी पूरी नोटबुक भर गई थी क्वेश्चंस और आंसर लिखते हुए. तो आपने बड़े यूनिक तरीके से बताया था, वो मुझे मतलब यूट्यूब पे कहीं किसी टीचर से नहीं मिला. तो वो ऑब्वियसली इट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी कि मुझसे क्वेश्चंस जल्दी हो जा रहे हैं. तो ऑब्वियसली टाइम कम करने में आपका बैच जो था वो हेल्पफुल था. आपने बैच की सारी शीट्स लगाई थी? सर सारी शीट्स लगाने के साथ Religiously? साथ मैंने सारे क्वेश्चंस रिलीजियसली लिखे थे, नोट्स बना लिए थे? नोट्स Okay. बना लिए थे, और वो मैंने बार बार मतलब जितने भी मेरे अटेम्प्ट्स हुए हैं वही मैंने बार बार रिवाइज़ किया. प्लस जो भी मेरा मुझे अपडेट करने थे क्वेश्चन, जो भी नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं उसमें ऐड ऑन करती थी. एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, कभी भी कोई बच्चा बैच ज्वाइन करता है तो उसका एम 2 होता है. कॉन्सेप्चुअल इन्हांसमेंट भी होता है, स्पीड इन्हांसमेंट, कैलकुलेशन इन्हांसमेंट. इस पैरामीटर पे थोड़ा सा बताएंगे आपको क्या फ़ायदा हुआ? सर बेसिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो गए थे मेरे थ्रू कोचिंग, बट बाकी मुझे स्पीड अपनी इंक्रीज़ करनी थी. अलग मेथड देखने थे कि कैसे इस क्वेश्चन को मैं और कैसे जल्दी सॉल्व कर सकती हूँ. तो वो आपके वाले कोर्स से मुझे मतलब बेनिफिट किया, क्योंकि आपका जो मेंस वाला बैच था उसमें कंसेप्ट्स क्लियर वाला नहीं था. उसमें स्पीड एनहांसमेंट का ही था कि आपको इतने क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो आप टॉप मतलब ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता. 2 महीने का आपके मेंस का डेट थी, ऑल्दो कोविड के बाद वो एक्सटेंड हो गया थी डेट. तो वो आपका मतलब स्पीड एनहांसमेंट का ही था, मतलब बेसिकली मैंने इसलिए लिया था. तो वो एक्चुअली में मुझे हेल्प भी करा. अभी आपके कितने मार्क्स आए मैथ्स में, मेंस में? 86 आउट ऑफ 90. हाँ. एक क्वेश्चन गलत? नहीं सर, क्वेश्चन गलत नहीं हुआ. हाँ. मैं हाँ शायद एक क्वेश्चन गलत हुआ. हाँ राइट. तो कौन सा याद है आपको सवाल, कौन सा गलत हुआ? मेरा ट्रिगो क्वेश्चन गलत हुआ था. अच्छा. कोई हल्का सा सवाल ही होगा, सिली मिस्टेक? सर सिली मिस्टेक थी. ब्लंडर, ठीक है, होता है. मतलब आई थिंक सिली मिस्टेक्स आर ओके. इफ़ यू मेक 1 सिली मिस्टेक चलता है. डू नॉट मेक 4 सिली मिस्टेक्स, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है. सो अंकिता, बहुत मज़ा आया आपकी जर्नी जान के, आपकी स्ट्रैटेजी जान के. सक्सेस का क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? पेरेंट्स डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, थोड़ा सा बताइए. मेजरली मैं ऑब्वियसली अपने पेरेंट्स को दूंगी और फैमिली को. मतलब पापा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग फैक्टर रहे हैं मेरी लाइफ में. तो मुझे याद है लाइब्रेरी से मेरे पापा थके हुए भी आते थे, तो रात को 10 बजे मुझे लाइब्रेरी से लेने आ जाते थे. और इनफैक्ट आज भी मतलब पापा साथ में ही आए. तो आई फील पापा मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वो रहे. मम्मा नाराज हो जाएंगी वीडियो में? हाँ मम्मी भी रात में मेरे लिए मतलब फ्रेश रोटी बनाती थी कि गरम गरम खाए, बेचारी पढ़ के आई है. तो मम्मी पापा ऑब्वियसली. दीदी का भी नाम ले लो. हाँ दोनों बहनें भी बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग अब आप सेफ हो, ठीक है, राइट, ठीक है. सो आपके कुछ मैसेज जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं एसएससी के लिए, जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, कुछ उनके लिए बताइए. तो आई फील फोकस्ड रहना चाहिए.
ऑब्वियसली बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ोन है एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपको फोकस्ड रहना है। एग्ज़ाम में मैंने जैसे इस बार मेरे 6 क्वेश्चंस ही गलत हुए थे, तो आई फ़ील आपको ब्लंडर्स नहीं करने हैं, बहुत ही मतलब आपको अपना जो अपने मॉक में क्वेश्चंस गलत करे वो आपके मेन पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। तो और बाकी आप कीप डूइंग योर वर्क, एक स्केड्यूल बना लीजिए कि मुझे इतने टॉपिक्स आज कवर करने हैं। जैसे मैं लिखती थी मेंस के दौरान, आज ये डेट है, आज मैंने इतना कवर करना है, तो मैं वो टिक करती जाती थी, तो वो सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन आता था। तो आई फील आप भी वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं पहले पूछना भूल गया, अभी पूछ लेता हूँ। एवरेज कितना घंटे पढ़ते थे आप? अभी वाले प्रिपरेशन के दौरान तो जैसे ऑफिस के बाद ऑफिस में 1 घंटा पढ़ लिया, फिर ऑफिस से आके 1-2 घंटे, बाकी मेजरली मैं वीकेंड्स पे पढ़ती थी। ठीक है। एंड टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई? टास्क ओरिएंटेड पढ़ाई, राइट। रिवीजन एंड मॉक्स बस। ओके। नाइट पर्सन थे आप या मॉर्निंग पर्सन? आई वुड से मॉर्निंग पर्सन, नॉट मॉर्निंग एग्जैक्टली, इवनिंग तक मैं जाती थी आराम से, बट रात में देर तक खींच लेती थी। ओके, ग्रेट। ठीक है अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो अंकिता की स्ट्रैटेजी से इन्होंने किस तरह से तैयारी करी। मल्टीपल टाइम्स इनको एग्ज़ाम देना पड़ा, बिकॉज इस एग्ज़ाम में वही है कि जब तक आपको अपनी डिज़ायर्ड ग्रेड पे नहीं मिलती है, जो आपको चाहिए, जहाँ लोकेशन चाहिए, जो पोस्ट चाहिए, तब तक डेफिनेटली बार बार एग्ज़ाम देना पड़ता है। बट ये भी काबिल तारीफ़ है कि वो चीज़ ये कर पाई कि ये आसान नहीं होता है कि आपने एक अटेम्प्ट दिया और एक पोस्ट मिल गई, फिर दोबारा दिया, दोबारा भी पोस्ट मिली, देन आपने तीसरी बार दिया, तीसरी बार भी पोस्ट मिली, लेकिन अभी भी वहाँ नहीं पहुँचे जो चाहिए, तो आपने चौथी बार इस एग्ज़ाम को दिया। ये आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। 4 साल बोलने में बड़ा आसान दिखता है कि 19, 20, 21, 22, बट दिस इज़ अ टफ वर्क। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे इस एपिसोड में, फॉर श्योर। और बाकी कमेंट करके बताइएगा आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अंकिता, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक रैमो यू सो टॉपर शो में मच आने के सर। लिए। थैंक यू सो मच।